प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपके लिए दिशा की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको राजस्थान का इतिहास कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारी ये नेक्स्ट क्लास दूसरी क्लास होने वाली है। अगर आपने पहली वाली क्लास अभी तक नहीं देखी तो जल्दी जाके चैनल पे देख लीजिए। आज हम पुरातात्विक सभ्यताएं स्थल और सभ्यताएं करने वाले हैं, पुरातात्विक स्तर स्रोत भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन होने वाला पहला क्वेश्चन का आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि क्या आहड़ है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि 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 बड़ी संख्या में तांबे के औजारों व उपकरण मिले हैं। क्योंकि तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जली हुई ईंट का निर्माण पाया जाता है। और अर्थव्यवस्था शिकार पशुपालन पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था शिकार पशुपालन पर आधारित थी। तो इनमें से कौन सा होगा भी? आहड़ को ताम्रवती नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजारों व उपकरण मिले हैं। आहड़ में के तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं, इसलिए आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ध्यान रखना आप, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है, इसके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? क्या आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है? कितने चरणों पर? 8 चरण है, 8 है। एफ और आहड़ में कितने? 8 चरणों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की बनी हुई थी। आवासीय भवनों की नींव के ईंटों से बनी हुई थी। आवासीय भवनों की नींव के ईंटों की बनी हुई थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, अब भी उपलब्ध है अभी। आड़वासी दीवारों पर नीले को मजबूत आड़वासी के दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का उपयोग करते थे। आड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग करते? क्वार्टर्स के टुकड़ों का यूज करते थे। तो इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा? आड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अभी मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब भी उपलब्ध नहीं है, अब भी उपलब्ध है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। आहड़ के आवासीय भवन से ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसी प्राचीन काल में ताम्रनगरी भी कहा जाता है। कि तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण भी किसको क्या है? ताम्रनगरी कहा जाता है। कि यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं। आहड़ में क्या? अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या है? गोरे और कोठे कहा जाता है। कि आहड़ में क्या है? अनाज रखने के बड़े बड़े भांड मिले हैं, जिनके गोरे और कोठे कहा जाता है। आहड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। आहड़ में के विशिष्ट आकृति के बर्तन है, विशिष्ट आकृति बर्तनों के ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें क्या कहते हैं? गोरे और कोठे कहा जाता है। जिन्हें
गोरे और कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अभी कहाँ से? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कनाज रखने के बड़े बड़े मर्द बांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है, जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है, जिन्हें क्या है? गोरे और कोठे कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कि कौन सी वस्तु है? कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु है भी जो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल भी संबंधित है। चावल भी संबंधित है क्योंकि नदी वाला एरिया बनास नदी की तट पर है, तो वहाँ पे चावल भी होते हैं। तांबे की वस्तु हमें पता ही है, तांबे इसलिए ताम्रयुगीन कहा जाता है। कृष्ण लोहित मर्दबांड भी मिले हैं, चित्रित दूसर मर्दबांड नहीं मिले भी। चित्रित दूसर मर्दबांड आहड़ से नहीं मिले। चित्रित दूसरे मर्दबांड आहड़ से नहीं मिले भी, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्र में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में पाए हुए हैं? संस्कृति में पाए प्राप्त हुए हैं। कि रास्ता में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? लोहे धातु से युक्त। लोहे धातु के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी देख लेते हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? काले और लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति से प्राप्त हुए। कहाँ से? काले और लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति से प्राप्त हुए भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। कि लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है कौन सा भी? कौन सा भी? आहड़ है। कि लाल और काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आहड़ है भी। आहड़ में क्या है? लाल और काले मर्दबांड वाली संस्कृति का केंद्र है भी। कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल और काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्या आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल और काले मर्दबांड। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो या वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? आहड़ में कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता था? भी चावल का भी होता, गेहूं का भी होता था। यहाँ पे बाजरा का नहीं मिला था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में स्टार के आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं के ज्वार और चावल के खदानों के रूप में प्रयोग करते थे। क्या गेहूं हो या ज्वार हो या चावल का प्रयोग करते थे, लेकिन बाजरा का नहीं करते थे आहड़ के लोग। फिर आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? का आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी देती है अभी? लेपिस लाजुली। लेपिस है लाजुली। लेपिस लाजुली की है जो बाहर से व्यापार का संकेत देती है अभी। व्याख्या देख लेते हैं। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त होता है अभी। लेपिस लाजुली क्या है? एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त होता है अभी। ठीक है। फिर 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हुए? 2 मुँह का चूल्हा, 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ है सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हुए? कौन सी स्थान से मिले हैं? आहड़ से मिले हुए। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हुए। 2 मुँह का चूल्हा, 2 मुँह का चूल्हा व बर्तनों के साथ क्या? सिलबट्टा व पेन या कौन से स्थान से मिले हैं? आहड़ से मिले हुए। कि आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले। कि आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे मिले हैं। तो ये रसोई में क्या? 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे मिले तथा पलुए पत्थर के सिलबट्टे
प्राप्त हुए, तब बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, मतलब घर में क्या एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। पहाड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे मिले हैं तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ कितने 6 चूल्हे मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि एक साथ 6 चूल्हे कहाँ से मिले? आहड़ में मिले। एक साथ 6 चूल्हे कहाँ से मिले? आहड़ में मिले अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़वासी लोग हैं, आहड़वासी लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कि कालीबंगा के लोहे धातु से परिचित नहीं थे। कालीबंगा वाले के लोहे धातु से परिचित नहीं थे। लेकिन आहड़वासी तांबा का प्रयोग करते थे। तांबा का प्रयोग करते थे, लोहे का प्रयोग करते थे, टिन का प्रयोग करते थे, लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं करते थे। और कालीबंगा वाले के लोहे को नहीं जानते थे। कालीबंगा वाले के लोहे धातु का प्रयोग नहीं करते थे। उनको पता ही नहीं था लोहे धातु को होती है या नहीं होती। तो ये याद रखना आप। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे का उपकरणों का प्रयोग भी करते थे। आहड़वासी यानी तांबे के साथ क्या लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। लेकिन कौन सी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे? कौन सी सभ्यता के लोग नहीं करते थे भी? कालीबंगा कालीबंगा के लोग क्या लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उनको पता ही नहीं था लोहा होता है या नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन कितनी बारी रिपीट हुआ है ये कि गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश सभ्यता कहाँ पे? अभी गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित कहाँ पे उपस्थित है? नीम का थाना सीकर में। कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में है। गणेश्वर एक प्राक हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल नीमकाथना जिले पूर्व में सीकर जिले में था। कांतली नदी कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम है। ताम्रयुगीन संस्कृतियों उनमें सबसे प्राचीनतम है। लगभग 2800 ईस्वी पूर्व का है। यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या है? गणेश्वर सभ्यताओं क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली है। तो एक बार और देख लो आप। गणेश्वर प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन यह स्थल नीम का थाना पूर्व में क्या सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे था। इसका उत्खनन किया 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल, 1978 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इसको क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में क्या खुदाई के दौरान क्या ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन दे आंसर देखते हैं कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? किसको कहा जाता है अभी? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर को क्या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है अभी। के प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में 2006 में खुदाई के दौरान बहुत सारी ताम्र वस्तुएं मिली है अभी। कहाँ पर मिली है? गणेश्वर में मिली है। कहाँ पर मिली है? गणेश्वर में मिली है। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? गणेश्वर में प्राप्त हुए अभी। फिर देखते हैं कि निम्न से किस नदी किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? किस नदी किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए अभी? तो मैंने अभी बताया था कांतली नदी किनारे के गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कौन सी नदी किनारे प्राप्त हुए अभी? कांतली नदी किनारे।
ठीक है, कांटली नदी स्थित है। कांटली नदी कहाँ पे स्थित है? नीम का थाना सीकर में भी। कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में है। कांटली नदी कहाँ पे है भी? नीम का थाना सीकर में है भी। क्या कांटली नदी कहाँ पे है? गणेश सभ्यता के किनारे है। कांटली नदी कहाँ पे है? गणेश सभ्यता के किनारे है। नीम का थाना सीकर में है भी। ठीक है, गणेश सभ्यता की नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गणेश सभ्यता की खोज किसने की थी? कि गणेश और सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसमें भी गैर आता है, इसमें भी गैर आता है, तो ऐसे ही याद रखना आप। रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। इसमें भी गया आता है, ये देखो अग्रवाल, इसमें भी गया आता है। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है, गणेश सभ्यता की खोज की थी। फिर गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश सभ्यता को किस काल से संबंधित है अभी? गणेश सभ्यता को किस काल से संबंधित अभी? किससे संबंधित है? ताम्रकांस्य युग से संबंधित अभी। गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित अभी? ताम्रकांस्य युग से संबंधित अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। किस सभ्यता में मकान, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो फिर किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर का। पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो फिर किसका प्रयोग है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। कौन सी सभ्यता भी? गणेश सभ्यता है। गणेश सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। गणेश सभ्यता में क्या है? मकान वस्तु के निर्माण में क्या ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, क्या बोलती है इसकी व्याख्या। क्या गणेश सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे? क्या गणेश सभ्यता में मकान के पत्थर के बनाए जाते थे? तो यहाँ ईंटों के प्रयोग के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले। तो गणेश सभ्यता में के मकान के ईंटों पत्थर से बनाए जाते थे, यहाँ पे के ईंटों के प्रमाण नहीं मिले भी। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में प्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेंचदार सिरावली, ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां प्राप्त हुई है। यहाँ पे क्या है? गणेश्वर में क्या है? मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। यही याद रखना, मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? गणेश सभ्यता से मिले हैं। गणेश सभ्यता से मिले हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपीस वर्णी दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। कि गणेश्वर में मिट्टी के कपीस वर्णी दो प्रकार के बर्तन मिले। हड़प्पा एवं संस्कृति, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी एवं प्रमुख है भी। तो यह पूछा जा सकता है, ये मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है भी? मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? गणेश्वर से मिला है। ठीक है, गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस काल के है? किस काल के अभी? क्या गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस काल के हैं? गेरिक मर्दबांड है। गेरिक मर्दबांड अभी कि गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के अभी? गेरिक मर्दबांड अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सम्मिलित है? नहीं है अभी। कौन सा सम्मिलित है? नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये याद रखना, कौन सा सम्मिलित नहीं है। विराट, बैप और विराट बैप बौद्ध विहार के प्रमाण मिले हैं। गणेश्वर, गणेश्वर में क्या है? मछली पकड़ने के कांटा मिले हैं, कांतल नदी किनारे हैं पे, लेकिन काले चमकीले मर्दबांड गणेश्वर से नहीं मिले। काले चमकीले मर्दबांड के गणेश्वर से नहीं मिले। काली बंगाम के दो ध्रुवीकरण के अवशेष मिले हैं। दो, एक तो पूर्वी, एक तो पूर्व में है, एक है पश्चिम में है भाई। ध्रुवीकरण के अवशेष कालीबंगा से मिले। बागोर सूक्ष्म पाषाणु उपकरण है। बागोर में क्या? बागोर भीलवाड़ा में है। बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सूक्ष्म पाषाणु उपकरण के अवशेष मिले हैं अभी।
फिर विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी भी? मत्स्य राज्य की थी। मत्स्य राज्य की थी। विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी भी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। यह वर्तमान में विराट, कोटपुली, बैरोड जिले में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थलों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में, तपन 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। कि विराट सभ्यता की क्या है? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट। क्या है? विराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या है? विराट कहते हैं। पहले प्राचीन काल में क्या है? विराटनगर कहते थे, जिसे वर्तमान में विराट है कहते हैं। कोटपुतली, बैरोड जिले में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये क्या विराट सभ्यता में ही स्थित है भी। क्या है? बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी कहाँ पे है? विराट की पहाड़ियों में। ये भी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी ने 1937 में तथा 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित है। विराट कहाँ पे? विराट कहाँ पे? बाणगंगा नदी के किनारे भी। और गणेश्वर कौन सी नदी किनारे भी? गणेश्वर क्या है? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर क्या है? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे है। और विराट है बाणगंगा नदी के किनारे। विराट कौन सी नदी किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे भी। ठीक है। विराट से संबंधित नहीं है। तो मैंने अभी बताया था, विराट से भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और बीजक की डूंगरी के विराट से संबंधित है भी। ठीक है। भीमजी की डूंगरी हो गया, महादेव जी की डूंगरी और बीजक की डूंगरी के विराट सभ्यता से संबंधित है, लेकिन राव जी की पहाड़ी के विराट से संबंधित नहीं है भी। फिर दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? कि दयाराम साहनी हो गए, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? किस में रही थी मुख्य भूमिका? विराट में रही थी। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? विराट में रही थी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो जल्दी से कर दो भी, और कमेंट में जरूर बताना मेरे को क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है भी? बीजक की पहाड़ी आते ही आपको बताया था विराट में आएगा। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों या ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पे स्थित है? विराट में स्थित है। कहाँ पे? विराट में। बीजक की पहाड़ी आ जाए ना तो आपको विराट ही करना है भी। जहाँ पे बीजक की पहाड़ी आ जाए, भीमजी की डूंगरी आ जाए या महादेव की डूंगरी आ जाए, कहाँ पे? विराट ही करना है भी। निम्न में कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? कौन सा भी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में विराट कहते हैं। क्या है? विराट है कहते हैं। विराटनगर को भी वर्तमान में क्या है? विराट है कहते हैं। प्राचीन काल में इसको विराटनगर कहते थे।
कि भीम की डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो मैंने को बता दिया, भीम जी की डूंगरी है, महादेव की डूंगरी है, गणेश डूंगरी है जाइए तो आपको बेराट है करनावी, बेराट है करनावी है, क्या है बेराट है करनावी आपको। तो क्या है विराट है करना भी आपको, ठीक है। विराट जिसे प्राचीन काल में के विराट नगर कहते थे, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था कि विराट जिसे प्राचीन काल में विराट नगर कहते थे, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया प्रथम उत्खनन किया गया था अभी। निम्न किस पुरातत्व स्थल 1962-63 में एन आर बनर्जी एवं एन दीक्षित ने उत्खनन किया था। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन आर बनर्जी एवं के एन दीक्षित ने उत्खनन किया था। किसका उत्खनन किया भी एन आर बनर्जी और के एन दीक्षित ने किसका उत्खनन किया था, विराट का किया था 1962-63 में। 1962-63 में एन आर बनर्जी और के एन दीक्षित ने विराट का उत्खनन किया था, विराट का उत्खनन किया गया था। विराट किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, विराट में किसके सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए अभी, मौर्यकालीन, किसके मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो विराट में क्या मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए अभी। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। विराट की सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है कि विराट के उत्खनन में कितनी 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 चांदी की पंचमारक मुद्राएं और 26 और 28 के इंडो ग्रीक जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है भी, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है भी। कि विराट में एक बार और देख लो आप, विराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में किसके उत्खनन में, विराट के उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं। विराट के उत्खनन में कितनी 36 मुद्राएं मिली हैं, 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की पंचमारक मुद्राएं हैं, जिनमें 8 के 36 मुद्राओं में से किया 8 है चांदी की पंचमारक मुद्राएं हैं। वे 28 इंडो ग्रीक जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं, जिसमें 16 मुद्राएं के राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं भी। फिर क्वेश्चन देखो कि किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए, कौन से स्थल से प्राप्त हुए, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, विराट के उत्खनन से क्या इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए भी। कि विराट के उत्खनन से क्या इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, कितने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके, यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, विराट से। क्या निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, विराट से प्राप्त हुए अभी। मैंने आपको अभी बताया था कि 8 तो 36 मुद्राएं मिली, विराट से क्या 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 तो पंचमारक मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं, जिसमें से 28 में से 16 मुद्राएं के राजा मिनेंडर की अभी, जिसमें 28 में से 16 मुद्राएं के राजा मिनेंडर की है अभी।
कि किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं मिली, मुद्राएं पंचमारक प्राप्त हुए। कि किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा या पंचमारक मुद्राएं प्राप्त हुई भी? विराट से प्राप्त हुई भी, विराट से प्राप्त हुई चांदी की मुद्रा या पंचमारक प्राप्त हुए भी, विराट से प्राप्त हुए भी। फिर ये सही कथनों को चुनिए, सही कथनों को चुनना है भी कि विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से भी जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा है, जोधपुर का एक हिस्सा था, नहीं, जो जयपुर का एक हिस्सा है भी, जयपुर में आता है। फिर विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है भी, विराट के मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, ये बात सही है भी। विराट के मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा है, विराट के मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा है भी, ये बात है सही है भी, विराट के मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा है भी। कि किस प्राचीन सभ्यता में मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त पाए जाते हैं? कि किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? विराट में पाए जाते हैं। विराट में के अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं भी। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? विराट में पाए जाते हैं भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी एक बार। विराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख बाबरू और विराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कि विराट में क्या, विराट में अशोक के एक तो बाबरू एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कि विराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, एक तो बाबरू या विराट शिलालेख बोल तो एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थित बीजक की पहाड़ी, बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं अभी। कि विराट सभ्यता में क्या अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कितने? 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक तो बाबरू, एक विराट शिलालेख। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ के अवशेष भी विराट से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बीजक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। कि बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? बाबरू शिलालेख की कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी। बाबरू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। जिसे वर्तमान में कौन से संग्रहालय में? कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। और यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि विराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? किसने की थी भी? कि विराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिला की खोज किसने? अशोक की खोज की गई थी। किसके शिला की खोज की गई थी? किसके शिलालेखों की खोज की गई थी? अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कि विराट के पास 2 भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, 2 अशोक के शिलालेख, 2 अशोक के शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किसके शिलालेख है अभी? अशोक के शिलालेख है। खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने की थी। किसके शिलालेख है? अशोक के शिलालेख है अभी। 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? 1837 में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। 1837 में बीजक की पहाड़ी में अशोक के शिलालेखों को खोजा था अभी। महाभारत के काल के अवशेष कहाँ से मिले अभी? तो महाभारत काल के अवशेष है वे कहाँ से मिले अभी? अलवर के निकट बेराट एवं भरतपुर के निकट नोह से मिले अभी। अलवर के निकट के बेराट है, भरतपुर के निकट है नोह है, भरतपुर है, तो वहाँ से के बेराट के महाभारत काल के अवशेष है मिले अभी।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है। विराट की भीमसेन की डूंगरी है, वहाँ पे एक गड्ढा है जिसे पानी भरा रहता है, जिसे भीमतल कहते हैं। जिसे क्या है? भीमतल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी का प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। विराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्यगृह, रहस्यमयी शंख के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले। भी विराट से क्या है? बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्यगृह, रहस्यमयी शंख लिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे माना जाता है कि विजय की पहाड़ी से कि विराट स्थित पहाड़ी जहाँ से क्या बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे माना जाता है विजय की पहाड़ी से। फिर उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? विराट से मिले भी। का उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराट से मिले भी। का उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लेख कहाँ से मिले हैं? विराट से मिले हैं भी। ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चित्रग्रह कहाँ से मिले? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से मिले? विराट से मिले। गोल चित्रग्रह कहाँ से मिले? विराट से मिले भी। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? क्या किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? कहाँ से? विराट सभ्यता के लोग हैं। विराट सभ्यता के लोग क्या है? वस्त्र बुनाई की तकनीक से क्या है? परिचित थे भी, जो वस्त्र बनाना जानते थे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? बैपुर विराट से मिले हैं। कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराट से मिले हैं भी। कि प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध विराट स्थल की खुदाई में एक गोल मंदिर के अवशेष मर्दपात्र व त्रिरत्न व स्वास्तिक मतलब सतिये का निशान, भी मिला है। सब स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीमजी की डूंगरी के नाम भीमजी डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। अभी एक बार और देख लो आप व्याख्या। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध विराट स्थल की खुदाई में एक गोल मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भी मर्दपात्र पर त्रिरत्न व स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीमजी की डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। अभी तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। भी चलिए आज के लिए इतना ही।